दोस्तों आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो शायद आपके यूट्यूब फीड या न्यूज़ में बहुत बार आ चुका होगा, ग्लोबल इकोनॉमिक स्टॉर्म और फाइनेंशियल रिसेशन। तो क्या सच में 2026 में कोई बड़ा क्रैश आने वाला है या इंडिया इसके लिए तैयार है? क्या हम लोग इसके लिए तैयार हैं? आज के इस डिटेल अपने वीडियो में हम 3 बड़े एक्सपर्ट पर्सपेक्टिव को कंबाइन करके समझाएंगे कि आखिर चल क्या रहा है बाहर। तो पहली चीज़ है वार्निंग साइन। मतलब पिछले कुछ दिनों में आपने देखा ही होगा कि पेट्रोल और डीजल के भाव कितने ज़्यादा अचानक बढ़ने लग गए हैं। तो ये सिर्फ कोई रैंडम प्राइस हाइक नहीं है, बल्कि एक बड़े संकट का आहत हो सकता है। पहली चीज़ है कि क्रूड ऑयल और लॉजिस्टिक्स का चक्कर। इंडिया अपनी ज़रूरत का 85% टू 90% ऑयल इंपोर्ट करता है। सारा खेल जो है वो स्ट्रीट ऑफ हॉर्मूज पर टिका हुआ है, जहाँ से दुनिया का 20 टू 25% कच्चा तेल निकलता है। अगर ईरान और अमेरिका की जंग की वजह से ये रास्ता ब्लॉक हो गया तो सप्लाई चेन पूरी तरीके से टूट जाएगी। दूसरी चीज़ है डीजल इकोनॉमी का इम्पैक्ट। एक्सपर्ट कहते हैं कि इंडिया एक डीजल इकोनॉमी है। जब डीजल महंगा होता है ना, तो सिर्फ गाड़ी चलाना महंगा नहीं होता, मंडियों तक आने वाली जो सब्ज़ी है, फल, दूध, फैक्ट्री का सामान, सब कुछ महंगा हो जाता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ही इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर है फर्टिलाइज़र और इंफ्रास्ट्रक्चर। जो सरकार पर फर्टिलाइज़र सब्सिडी का 70,000 करोड़ का एडिशनल बर्डन आ गया है। इसका मतलब आने वाले समय में खेती और अनाज महंगा हो सकता है। यहाँ तक कि जो तार है, तार की शॉर्टेज भी हो सकती है। उसकी वजह से हिमाचल और केरला जैसे स्टेट्स में रोड कॉन्ट्रैक्टर्स ने भी अपना काम रोक दिया है। मतलब बहुत सारी चीज़ों की कमी हो रही है और उनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। सेकंड चीज़ है कि व्हाट इज़ रिसेशन, मंदी होती क्या है। तो टेक्निकल भाषा में कहें तो जब किसी देश की जीडीपी लगातार 6 महीने तक गिरती रहती है तो उसको रिसेशन कहते हैं। द डिज़ास्टर साइकिल, ये एक साइकिल की तरह काम करता है। पहले तो एनर्जी वाली चीज़ों की प्राइसेस बढ़ती है, जैसे पेट्रोल, डीजल, इन सब का प्राइस बढ़ गया। फिर आता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में मतलब महंगाई बढ़ती रहती है, जिससे लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो कम होती जाती है। लोग खर्च कम करने लग जाते हैं, जैसे कार के ऊपर, घर, कपड़े, ये सब चीज़ें खरीदना बंद हो जाता है पब्लिक में। देन कंपनीज़ का प्रॉफिट है वो गिरेगा। और तब आते हैं ले ऑफ्स। अब बहुत सारे ले ऑफ चल रहे हैं, मेटा एआई के, और जो टीसीएस है उधर बहुत सारी कंपनीज ले ऑफ कर रही, अभी चालू है उनका। तो जॉब ले ऑफ्स भी शुरू हो जाते हैं। तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है और लोग अपने पुराने लोन्स की जो है ईएमआई डिफ़ॉल्ट करने लगते हैं। अभी हम 1930 वर्सेस 2026 का करेंगे कि बहुत लोग डर रहे हैं कि क्या 1930 जैसा महासंकट आ जाएगा। तो एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि आज का जो बैंकिंग सिस्टम है वो 1930 के कंपैरिजन में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए उतनी ज़्यादा भुखमरी तो नहीं आने वाली है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया सेफ़ है कि नहीं। तो क्या इंडिया जो है वो भी वो इस तूफान में तैर पाएगा या नहीं तैर पाएगा। तो पहली चीज़ तो है फॉरेक्स कुशन। मतलब इंडिया के पास एक बहुत बड़ा फॉरेक्स रिजर्व और गोल्ड रिजर्व का कुशन है। जब विदेशी जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो पैसा निकालते हैं, तो सरकार इसी कुशन का यूज़ करके रुपए को संभालती है। दूसरा है हिस्टोरिकल रेजिलेंस। इंडिया ने पिछले 30 सालों में 1997 का एशियन क्राइसिस एंड 2002 का .com बबल, 2008 का सब प्राइम क्राइसिस और कोविड को भी झेला है। हम हर बार बाउंस बैक करते ही हैं, तो इस बार भी शायद कर ही लेंगे। डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस बार का जो है प्रॉब्लम वो अलग है। एक्सपर्ट्स वार्निंग ये दे रहे हैं कि इस स्केल की जो फेरोसिटी है पहले कभी नहीं देखी गई है, तो इस बार जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा ज़्यादा है। फिर जो दूसरा प्रॉब्लम है कि मिडिल क्लास एंड बैंकिंग का जो स्ट्रेस है वो। तो मिडिल क्लास का क्या है कि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अभी हम अपन मिडिल क्लास खतरे में। क्यों? क्योंकि बैंकिंग सिस्टम के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। हमें लगता है कि बैंक हमेशा सेफ़ है, लेकिन रन ऑन द बैंक का भी कंसेप्ट रियल होता है। यूएस में जो सिलिकॉन वैली बैठी है ना, सिलिकॉन वैली बैंक, वहाँ का कोलैप्स इसका बड़ा एग्जाम्पल है। इंडिया में भी आरबीआई ने हाल ही में एक वीक फाइनेंशियल हेल्थ की वजह से कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स के लाइसेंस को कैंसिल किया था। तो इसमें इंपॉर्टेंट टिप ये रहेगी कि याद रखना हमेशा कि बैंक में आपके सिर्फ 5 लाख रुपए तक ही इंश्योर्ड होते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा सेविंग्स है तो उनको अलग अलग बड़े बैंक्स में डाइवर्सिफाई करना चाहिए, एक ही बैंक में 5 लाख के ऊपर कभी नहीं देना चाहिए। दूसरी हम बात करें तो श्रिंकिफिकेशन करके एक चीज़ होती है कि ये एक चालू चीज़ है जो कंपनीज करती है। वो बिस्किट का पैकेट 10 रुपये का ही रखेंगी, लेकिन उसमें 10 की जगह सिर्फ 6 बिस्किट देने, मतलब बिस्किट का नंबर कम करने चालू कर देगी। इसको आपकी जॉब इससे आपकी जो जेब है उसके ऊपर भी बोझा बढ़ता जाएगा, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा। देन आता है जॉब क्राइसिस और स्किल्स का गेम। आईटी सेक्टर में टीसीएस जैसे बड़े नाम जो है वो बहुत ज़्यादा ले ऑफ्स कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को। मतलब जो 40 टू 45 की एज वाले लोग हैं उनके ऊपर हो रहा है। एंड उनकी जो सैलरी है वो हाई बहुत ज़्यादा होती है, और उनके ऊपर होम लोन, कार लोन का बोझ होता है। तो सब बोल रहे हैं कि सर्वाइवल का गेम है। इस टाइम पे जो एआई सीखना और अपने स्किल्स को अपग्रेड करना एक मतलब मेजर ऑप्शन है।
एंड बल्कि ज़रूरत है अभी अपने को इस सब चीज़ों की कि हम अपने आप को स्किल अप करें ताकि कोई अपने को रिप्लेस नहीं कर सके। देन अगर मैं सर्वाइवल गाइड की बात करूँ कि अभी इस टाइम में और क्या करना चाहिए, तो सरकार ने 7 मुख्य बातों के ऊपर ऑलरेडी ज़ोर दे दिया है और सब सिटीजन्स को ये फॉलो करना चाहिए कि वर्क फ्रॉम होम तो आपको करना ही है, जहाँ हो सके फ्यूल बचाने के लिए वर्क फ्रॉम होम करो। दूसरा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना है, कार पूलिंग या मेट्रो का यूज़ बढ़ा दो। देन उसके बाद गोल्ड अवॉइड करना है। इंडिया जब भी गोल्ड मंगवाता है तो हमारा जो डॉलर है बाहर जाता है और जो रुपया है वो कमज़ोर हो जाता है, इसलिए अपने को गोल्ड नहीं लेने का। अवॉइड फॉरेन ट्रिप्स, बाहर घूमने पर साल का लगभग $31 बिलियन जो है वो खर्च होता है, इसको फ़िलहाल रोकना पड़ेगा। एंड दूसरा है कि आप स्वदेशी ब्रांड्स का यूज़ करो, लोकल प्रोडक्ट्स खरीदो ताकि जो है पैसा देश के अंदर ही रहे। फिर आता है पर्सनल फाइनेंस स्ट्रेटजी। तो इमरजेंसी फ़ंड हमको रखना चाहिए। 6 महीने का फ़ंड काफ़ी होता है, लेकिन अब इसको आप 9 से 12 महीने तक भी समझ लो, क्योंकि अगर मंदी ज़्यादा चल गई तो आपके पास इतना फ़ंड तो होना चाहिए। उसके बाद आता है इंश्योरेंस। तो एक अच्छी हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस लो, क्योंकि एक मेडिकल इमरजेंसी आपको बैंकरप्ट कर सकती है। देन अवॉइड न्यू लोन्स। इस वक्त नया लोन लेना या क्रेडिट कार्ड पर फालतू खर्च करना बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। क्या पता बाद में आपकी जॉब नहीं रहे और आप ये नया लोन की भरपाई कर ही नहीं पाओ, तो फिर कहाँ से EMI का पैसा करोगे। फिर लिविंग बियॉन्ड द मीन्स जो है वो बंद कर दो। बियॉन्ड द मीन्स मतलब ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा करना, वो सब बंद कर दो। नया आईफोन या जो महंगी गाड़ी फ़िलहाल डीले कर सकते हैं, तो उन सब चीज़ों को, डीले होने लायक चीज़ों को डीले कर दो। तो दोस्तों, रिसेशन कोई बीमारी नहीं है जो अचानक से आ जाएगी, एक साइकिल है। हालात थोड़े ख़राब ज़रूर हैं और आने वाले जो 2-3 क्वार्टर्स है वो मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन अगर हम पैनिक करने की जगह जो टोर्टॉइस की तरह हम काम करें, मतलब अपने खर्चे से सीमित रखें एंड फोकस सेविंग्स और स्किल्स के ऊपर रखें, तो हम भी इस तूफ़ान से निकल सकते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि मंदी आएगी या नहीं, सवाल ये है कि क्या आप उसके लिए रेडी हो या नहीं हो। एंड स्टे अलर्ट, स्टे सेफ।